तो अब हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है साइबर एथिक्स। साइबर एथिक्स पढ़ने वाले, ये होने वाला है हमारा लास्ट चैप्टर। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर भी इजी होने वाला है, इसमें थोड़ा याद करने का है तो वो हम याद करेंगे। तो सबसे पहले ये साइबर एथिक्स होता क्या है। साइबर एथिक्स रिफर्स टू द फंडामेंटल रूल्स एंड वैल्यूज, यानी कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, कुछ ऐसे वैल्यूज होते हैं जिन जो साइबर स्पेस में रहते हैं। यानी हम मोबाइल चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चलाते हैं, तो इनमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस मेंटेन होते हैं कंपनीज के थ्रू या गवर्नमेंट के थ्रू, जिससे आपका जो कंज्यूमर का जो प्राइवेट डाटा है वो लीक नहीं होता। तो ये होता है अपना साइबर एथिक्स, यानी एक मोरल वैल्यू में, एक एथिक में चलना। ठीक है, ई कॉमर्स और साइबर एथिक्स की बात करें तो इट इन्वॉल्व्स कमर्शियल ट्रांजैक्शन एंड रिलेटेड एक्टिविटी इन साइबर स्पेस। यानी जो हमारी ट्रांजैक्शन होती है वो मेक श्योर करता है कि हमारी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है ट्रांजैक्शन जो करते समय वो लीक ना हो कहीं भी। ठीक है, और जो भी कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं प्राइवेसी उनकी भी बनी रहे, और हम ऑनलाइन जब गुड्स परचेज करें, बाय करें, यहाँ पे सेल करें, तो उसमें हमारी किसी भी प्रकार की कोई भी जो हमारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो बाहर ना जाए। और मेजर नीड्स, मतलब मेजर जो स्ट्रिक्ट कोड्स हमारे एथिक्स के वो दो हैं, एक तो सेफ गार्ड प्राइवेसी और दूसरा हमारा फ्रॉड प्रिवेंशन बाय सिक्योर प्राइवेसी। हम इनके बारे में हम और जानेंगे आगे। ठीक है, तो पहले हमारा सेफ गार्डिंग प्राइवेसी, हम प्राइवेसी को कैसे सेव कर सकते हैं। तो पहले हम प्राइवेसी को समझेंगे। प्राइवेसी का मतलब है अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सेव रखना और केवल उन्हीं के साथ शेयर करना जिनका शेयर करना चाहते हो, और जो कि ट्रस्टेड इन्वायरमेंट है, प्लेटफॉर्म है, जो और लोग हैं। ठीक है, तो ये हमें जो स्ट्रेंजर से या किसी हैकर से हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को स्टील ना करने में मदद करता है, और हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिसयूज नहीं होती। तो जब हम किसी कोई वेबसाइट यूज़ करते हैं, कोई हम ऐप यूज़ करते हैं, तो हम अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी डालते हैं ऑनलाइन, ठीक है, आपको बना के लिख देना, बहुत ईजी है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड डालते हैं तो उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो कहीं और ना जाए, आपकी जो पेमेंट डिटेल है वो ना जाए, आपको जो फ़ोन नंबर है, नेम है, एड्रेस है वो ना जाए। बिजनेसेस को ये आपको ये सेफ रखना होता है, सीक्रेट रखना होता है, ये उनकी ड्यूटी होती है। जो यूज़र अपनी जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी होती है यूज़र को, और रीड करना होता है प्राइवेसी के टर्म्स एंड कंडीशन, वेबसाइट के टर्म्स एंड कंडीशन हम करते हैं ना क्लिक यस आई एक्सेप्ट दिस टर्म्स एंड कंडीशन, तो वो रीड करने हुए होते हैं यूज़र को। और प्राइवेसी पॉलिसी की बात करें तो प्राइवेसी पॉलिसी वो प्रॉमिस होता है कंपनी जो मेड करती है कि वो किस प्रकार आपका इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करेगी। तो ये जो प्राइवेसी पॉलिसी कंपनी एक्सेप्ट करती है, कंपनी बताती है कि भाई हम आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ यहाँ यूज़ करेंगे, ऐसे ऐसे यूज़ करेंगे, काफ़ी क्लियर टर्म्स एंड कंडीशन बताई जाती है, एंड देन यूजर्स को एक्सेप्ट कर लेता है। तो यूजर और कंपनी के बीच में ट्रांसपेरेंसी रहती है, जिससे कि आपका डेटा बिल्कुल भी लीक नहीं होता। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपनी की या उस प्लेटफॉर्म की प्रोवाइड की जो आपको प्रोवाइड कर रहा है प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये क्या क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि आप कौन सा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हो, है ना, कहाँ यूज़ करोगे, कैसे यूज़ करोगे, और किसी की भी बिना परमिशन के ये शेयर नहीं होता। ठीक है, तो ये था हमारा सेफ गार्डिंग प्राइवेसी में, कि प्राइवेसी कैसे सेव होती है। अब हम बात करेंगे कि आपका जो वेबसाइट है ये आपकी इन्फॉर्मेशन को सेव कैसे रखता है। तो हाउ वेबसाइट कीप्स योर इन्फॉर्मेशन सेफ एंड सिक्योर। वेबसाइट यूज करता है हमारा HTTPS जो हम पढ़ चुके हैं, सिक्योर कनेक्शन। एंड दूसरा है फायरवॉल और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, जिससे कि हमारा जो कनेक्शन है और सिक्योर बन जाता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से कोई वायरस नहीं घुस पाता है। थर्ड है हमारा हम रेगुलर अपडेट्स करते रहते हैं, डेटा बैकअप्स करते रहते हैं मोबाइल में, कंप्यूटर में। तो अपडेट्स के कारण जो हमारे पहले जो अटैक कर सकते हैं हैकर, तो वो जो चीज़ें वो चली जाती है अपडेट्स में। तो SSL सर्टिफिकेट होता है, ये हेल्प करता है आपका कि आपकी जो ऑनलाइन पेमेंट है वो सेफ रहे। तो ये है इस तरीके से आपकी वेबसाइट आपकी इन्फॉर्मेशन को सेफ रखती है, कुछ इन चीज़ों से। ठीक है, और सेफ गार्डिंग प्राइवेसी की बात करें तो भाई कभी भी आपको नेवर शेयर या पासवर्ड, कभी पासवर्ड शेयर नहीं करना किसी भी स्ट्रेंजर से। ठीक है, और लॉक सिंबल को दिखना है ब्राउजर में, जब आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो आपको देखें कि भाई लॉक सिंबल है या नहीं वहाँ पे। और प्राइवेसी की जो पॉलिसी होती है उसको रीड करें बिफोर शेयरिंग एनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन टुवर्ड्स द प्लेटफॉर्म। और हमेशा केयरफुल रहें कि आपको कौन से ईमेल आ रहे हैं, कौन से मैसेज आ रहे हैं, आपको कौन से फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। तो ये था हमारा कुछ और प्रैक्टिस जिनसे हम अपना डेटा सिक्योर रख सकते हैं। अब आता है हमारा फ्रॉड प्रिवेंशन बाय सिक्योर ट्रांजेक्शन। हम सिक्योरली ट्रांजेक्शन कैसे कर सकते हैं और फ्रॉड को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। पहला है हमें ये समझना पड़ेगा कि सेफ वेबसाइट होता क्या है। सेफ वेबसाइट यानी HTTPS और SSL यूज़ करते हैं जब हम विजिट करते हैं इंटरनेट पे। तो जो वेबसाइट होती है वो कुछ स्पेसिफिक रूल्स यूज़ करती है जिसको हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं, और वो प्रोटोकॉल्स हमारे HTTPS और SSL में होनी चाहिए। और यही प्रोटोकॉल्स या फिर यही रूल्स हमें रिसीव और सेंड इंफॉर्मेशन प्राइवेटली, है ना, मोर सिक्योरली सेंड करने में मदद करते हैं। ठीक है, अब HTTP क्या है, इसमें और चीज़ें दे रखा है। HTTP स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये आपका वेब पेज ये क्या करता है, इट हेल्प्स टू शो वेब पेजेस एंड सेंड डेटा बिटवीन कंप्यूटर एंड द वेबसाइट। यानी जो आप डिवाइस यूज़ कर रहे हो और जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो उनके बीच का जो डेटा वो हो रहा है
वो जब ट्रांसफ़र होता है तभी HTTP यूज़ होता है। HTTP इतना सेफ नहीं होता है, ये बहुत प्लेन टेक्स्ट होता है, यानी हैकर्स इसको आराम से रीड कर सकते हैं, यानी इनक्रिप्टेड नहीं है, अलग लैंग्वेज में नहीं है, हैकर HTTP को यूज़ कर सकते हैं। इस वजह से हम इसका HTTPS सेफर वर्जन यूज़ करते हैं। एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आता है कि HTTPS और HTTP जो है डिफरेंस क्या है, या तो MCQs में या 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में पक्का आता है। तो HTTP सेफ नहीं होता है, HTTP यूज़ होता है कंप्यूटर से वेबसाइट में आपका डेटा ट्रांसफर करने के लिए या फिर वाइस वर्सा, ठीक है। तो इसको हम इतना सेफ नहीं मानेंगे क्योंकि प्लेन टेक्स्ट में डेटा बेस है जिससे हैकर आराम से रीड कर सकता है, जिस वजह से हम HTTPS यूज़ करते हैं जो कि एक सेफर वर्जन होता है देन HTTP, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। HTTPS की बात करें तो इट स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। स्पेशल सेफ्टी लेयर को यूज करता है जिसको हम SSL बोलते हैं, सिक्योर सॉकेट लेयर्स की फॉर्म याद कर लेना। तो ये SSL को यूज करता है जिस वजह से और ज्यादा सेफ हो जाता है। अब SSL क्या करता है आपका HTTPS में कि SSL लॉक्स योर इन्फॉर्मेशन यूजिंग इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन से आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको और अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। इंक्रिप्शन मानी आप किसी को टेक्स्ट भेज रहे हो हे करके, कुछ भी आप अपना पर्सनल डिटेल भेज रहे हो, तो बीच में जो हैकर होगा वो आपकी इन्फॉर्मेशन को ऐसे स्टील नहीं कर पाएगा क्योंकि वो अलग एन्क्रिप्टेड डेटा फॉर्मेट में जा रहा होगा। तो यहाँ यूज होता है अपने SSL का, इस वजह से कोई भी रीड नहीं कर सकता जब आपका डेटा ट्रैवल होता है इंटरनेट पे, ठीक है। HTTPS इंपॉर्टेंट क्यों है कि भाई आपकी पासवर्ड, बैंक डिटेल्स और मैसेज प्राइवेट रखता है। यही था अपना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ HTTPS और HTTP डिफरेंस, ठीक है। हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की। भाई इसमें भी क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर लीगल राइट्स दैट प्रोटेक्ट द क्रिएटर ऑफ दिस वर्क। मान लो आपने बहुत अच्छा कुछ बढ़िया सा बनाया है ना, कोई ऐप बनाया या फिर आपको कोई पेंटिंग बनाई, ऐसा कुछ भी बनाया, तो अब प्रोटेक्ट कौन करेगा भाई? कल को कोई और कॉपी कर ले, कल को आपने कुछ बहुत अच्छा बनाया और कल को किसी और ने कॉपी कर लिया, है ना। तो हम जो क्रिएटर्स हैं उनके वर्क को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, उनको कैसे उनकी क्रिएटिविटी को प्रोटेक्ट करेंगे? तो अब हमारे आते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या फिर प्रोटेक्शन। ये कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो कि जो बंदे ने बनाया है ओरिजिनल वर्क को प्रोटेक्ट करने में काम आते हैं। इसको ना तो कोई कॉपी कर सकता, ना यूज कर सकता, ना कोई सेल कर सकता, ठीक है, विदाउट देयर परमिशन। यानी क्रिएटर, ओरिजिनल क्रिएटर की बिना परमिशन की ना तो इसको कोई कॉपी कर सकता, ना कोई बेच सकता, इसको सेल कर सकता, ना कोई यूज कर सकता, जब तक ओरिजिनल आपका जो क्रिएटर है उसकी मर्जी नहीं होगी। तो ये है अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये तो ओरिजिनल क्रिएटर के हाथ में पावर दे देता है जिससे वो अपने मन मुताबिक यूज कर पाए अपनी चीज को, ना कि कोई और को, ठीक है। तो IPR इंपॉर्टेंट क्या है? क्रिएटिविटी बचाता है, ये इनोवेशन बचाता है, और ये इट प्रोटेक्ट्स क्रिएटर्स फ्रॉम थेफ्ट और मिसयूज ऑफ देयर वर्क। यानी उनके काम को चोरी होने से या मिसयूज होने से बचाता है। तीसरा, ये इंश्योर करता है कि भाई एक सही लोगों को क्रेडिट मिले जिनका काम उन्होंने किया है। ऐसा ना किसी को भी क्रेडिट मिल जाए, बनाया किसी और ने, क्रेडिट किसी और को मिला नहीं। जिसने काम किया उसको क्रेडिट मिलना चाहिए और उसी को रिवॉर्ड मिलना चाहिए उसके आइडियाज़ के लिए। तो ये है हमारा IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। तो अब हम बात करेंगे पायरेसी एंड प्लेगरिज्म की। पायरेसी की बात करें तो इट मीन्स यूजिंग और कॉपिंग समवन एल्स क्रिएटिव वर्क विदाउट देयर परमिशन। यानी आपने बिना ओरिजिनल क्रिएटर की परमिशन के उनका वर्क ही को वही कॉपी कर लिया या फिर आपने सेल कर दिया, ऐसा कुछ भी, ठीक है। तो ये सही नहीं माना जाएगा। फिर आता है आपका, देखो, इंक्लूड्स कॉपिंग सॉफ्टवेयर, सॉन्ग्स, मूवीज, बुक्स, है ना, या फिर सेलिंग दम इलीगली, जैसे टेलीग्राम वगैरह पर चलता है। मूवीज किसी और ने बनाई बट हम सेल कर रहे हैं काफ़ी लोगों को बिना बात के, या फिर हम ऐसी चीज़ को सेल कर रहे हैं जो कि किसी और की है बट हम ऐसी इसको थर्ड पार्टी ऐप में, या वैसे काफ़ी ऐप्स होते हैं हम सेल करें। काफ़ी लोग मूवी देखते हैं थर्ड पार्टी ऐप्स में, है ना। तो ये एक पायरेसी का एग्जांपल है कि भाई बिना उसकी ओरिजिनल क्रिएटर की वो से उसकी परमिशन के आपने उसका काम ले लिया। अब प्लेगरिज्म की बात करें, इट मीन्स कॉपिंग समवन एल्स आइडिया और राइटिंग एंड प्रिटेंडिंग इट्स योर ओन। यानी आपने किसी और का कॉपी कर लिया और आप इसको ऐसे दिखा रहे हो कि जैसे कि मेरा खुद का काम है। तो ये प्लेगरिज्म के अंदर आता है। दो टाइप के प्लेगरिज्म होते हैं, एक है डायरेक्ट प्लेगरिज्म, यानी आपने एकदम से कॉपी कर लिया, एक्जेक्टली कॉपी कर लिया। दूसरा आपका मोइजिक प्लेगरिज्म, यानी आपने कुछ वर्ड्स को चेंज कर दिया बट आइडिया सेम है। तो दोनों की जो चीज़ होगी वो एक ही मानी जाएगी। अब हम बात करते हैं भाई ये रॉन्ग क्यों है, ये गलत क्यों है। सबसे पहली बात, ये दूसरे की मेहनत को चुराता है, ठीक है, और इट्स इलीगल एंड अनफेयर। ये बहुत ज़्यादा इलीगल है और अनफेयर है। इट स्टॉप्स रियल क्रिएटिविटी, रियल क्रिएटिविटी को स्टॉप करता है। कोई बनाएगा नहीं अगर हर कोई कॉपी करेगा। तो हमेशा हॉनेस्ट रहो, हमेशा सेफ रहो, और यूज़ ओरिजिनल और लाइसेंस सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर को यूज़ करो जो लाइसेंस है, जो ओरिजिनल क्रिएटर से आए हैं, और हमेशा क्रेडिट दो क्रिएटर का। यानी अगर आप यूट्यूब पे भी अगर आप किसी क्रिएटर का इस सॉन्ग को आप कॉपी करके अपने में डालोगे ना, तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी, है ना, या फिर आपका चैनल बंद पड़ जाएगा। इस वजह से हमें क्रेडिट देना चाहिए ओरिजिनल क्रिएटर को। और तीसरा है आपका राइट योर ओन आइडियाज़, यानी कॉपी मत करो दूसरे, खुद के आइडियाज़ बनाओ, खुद अपना काम करो, ठीक। अब बात करते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स, तो कैसे बचा जाए। पायरेसी एंड प्लेगरिज्म बहुत अनफेयर है, बहुत इलीगल एक्ट है, यानी हम दूसरे का काम चुरा लेते हैं क्रिएटिव वर्क। प्रिवेंट पायरेसी, सबसे पहली बात, ऑलवेज बाय
ओरिजिनल सॉफ्टवेयर मूवीज एंड गेम्स, नेवर यूज पायरेटेड कॉपी। यानी हमेशा कभी भी पायरेटेड कॉपी यूज़ मत करो और सपोर्ट करो और जेन्युइन प्रोडक्ट का यूज़ करो जिससे क्रिएटर का एफर्ट बचे। फिर आपका गवर्नमेंट एंड कंपनीज को बहुत स्ट्रिक्ट लॉज बनाने चाहिए और एक अवेयरनेस कैंपेन रन करना चाहिए इनके खिलाफ, जिससे कि क्रिएटर का जो ओरिजिनल वर्क है वो बचे। अब देखो नासकॉम नेचर एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज है, ये हेल्प करती है पायरेसी को फाइट करने से। प्रमोटिंग, देखो ये एक तो आईपीआर जो हमारे इंटरनेशनल प्रोटेक्टिंग राइट्स उनको सपोर्ट करता है, ठीक है, और पुलिस को मदद करता है सॉफ्टवेयर पायरेट्स को पकड़ने में, कैच करने में। यानी केवल लीगल सॉफ्टवेयर यूज करें, और पब्लिक को ये मतलब बताता है, प्रमोट करता है। प्रिवेंट प्लेगरिज्म की बात करें तो हमें पायरेसी तो देख लिया, अगर प्लेगरिज्म प्रिवेंट करना है तो हमेशा जो रियल क्रिएटर है या तो उसको मेंशन बैक करें कि भाई आपका सोर्स है, थैंक यू वेरी मच, या फिर उसको क्रेडिट दें, ठीक है। दूसरा है अपने वर्ड्स में अपनी फीलिंग्स को लिखें और शो योर अंडरस्टैंडिंग, अपना खुद का काम दिखाएं, दूसरों का ना दिखाएं, मतलब है ना। यूज कोटेशन मार्क व्हेन यूजिंग समवन एक्जैक्ट वर्ड्स, कोटेशन मार्क यूज करें जब भी आप किसी का एग्जैक्ट वर्ड, मतलब आप किसी का मान लो वर्क दिखा रहे हो तो बिल्कुल कोटेशन मार्क आप लगा दें, दिखा दें वो हाईलाइटेड कि भाई ये काम मेरा नहीं है, काम उनका है। एड अ रेफरेंस और बाइब्लियोग्राफी एट द एंड ऑफ योर वर्क, हमेशा एक बिब्लियोग्राफी या फिर एक रेफरेंस दिखाओ अपने काम के लास्ट में। स्कूल एंड कॉलेजेस टू टीच स्टूडेंट्स अबाउट प्लेगरिज्म एंड इट्सेल्फ, तो स्कूल और कॉलेजेस हैं उनको बताना चाहिए कि भाई प्लेगरिज्म क्या होता है, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, है ना। और कुछ टूल्स जैसे कि प्लेग स्कैन और आई30 सेट यूज़ करने चाहिए जिससे ओरिजिनलिटी को पता लगे काम ओरिजिनल है या नहीं। अच्छा, इनको याद कर लेना, एग्जाम्पल पे ये आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिजिटल प्रॉपर्टी की कि डिजिटल प्रॉपर्टी क्या होती है। डिजिटल प्रॉपर्टी कुछ ऐसा क्रिएटिव वर्क होता है, कुछ ऐसा एसेट होता है जो कि केवल डिजिटल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल एनएफटी होते हैं, टोकन्स वगैरह, वो डिजिटल फॉर्म में रहते हैं, तो इसको हम डिजिटल प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल दे सकते हैं। वीडियोज आप देख रहे हो एक तरीके डिजिटल प्रॉपर्टी एग्जाम्पल है, राइट। तो इट इंक्लूड्स एनीथिंग वी क्रिएट, शेयर और ओन द इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। डिजिटल प्रॉपर्टी की बात करें तो इट प्रोटेक्ट्स डिजिटल क्रिएशन फ्रॉम बीइंग, यानी जो हमने क्रिएट किया है तो उसको कॉपी होने से, स्टोर होने से, या फिर उस चीज़ को मिसयूज होने से विदाउट द क्रिएटर्स परमिशन, ठीक है। तो उसमें ये हमारी मदद करता है ये राइट्स। तो ये राइट्स इंश्योर करते हैं कि आप उनको क्रेडिट मिले, कंट्रोल मिले और रिवार्ड मिले उनके वर्क के लिए। तो वेज टू प्रोटेक्ट डिजिटल प्रॉपर्टी फैलाता है कॉपीराइट लॉस, यानी हमें म्यूजिक को प्रोटेक्ट करना है, वीडियो को प्रोटेक्ट करना है, राइटिंग को, आर्ट्स को, किसी भी चीज़ को, तो कुछ लॉज होने चाहिए कॉपीराइटिंग के, जैसे कोई आए तो उसमें कॉपीराइट लग जाए। दूसरा है लाइसेंस एंड यूजेस एग्रीमेंट्स, एक लाइसेंस होना चाहिए कि यूजेस का एग्रीमेंट होना चाहिए, कब तक यूज़ करना है, कहाँ तक यूज़ करना है पर्टिकुलर रिसोर्स को, ठीक है। वाटर मार्किंग होनी चाहिए, या तो लोगो वगैरह होना चाहिए, जैसे कि आप कोई पिक्चर अपनी आर्ट वर्क दे रहे हो या कि कुछ भी वीडियो दे रहे हो, फोटो, तो आप उसमें वाटर मार्क लगा सकते हो, है ना। काफ़ी ऐप्स भी लगा सकते, ऐप भी लगाते हैं, काइन मास्टर हो गए ये सब, तो अपना वाटर मार्क छोड़ देते हैं, तो एक ओनरशिप दिखाता है एक, राइट। तो ये आप कर सकते हो। आप अपना सिक्योर पासवर्ड एनक्रिप्शन, यानी अपने पासवर्ड को सिक्योर कर सकते हो, एनक्रिप्ट कर सकते हो, डिजिटल फाइल को सेव करके रखो हैकर से। फिर आता है अपना लीगल एक्शन भी कर सकते हो, और मान लो आपका कोई लीगली आपका मिसयूज़ कर लेता है, मतलब आपकी मिसयूज़ कर लेता है आपके वर्क का, तो आप लीगली जा सकते हो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एंड बता सकते हो कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तो वो आपकी हेल्प करेंगे, रीच आउट करेंगे। अब हम बढ़ेंगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की तरफ। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट लेट्स यूजर टू सी, यूज, मॉडिफाई एंड शेयर इट्स सोर्स कोड फ्रीली। यानी कि आपका जो सोर्स कोड होता है सॉफ्टवेयर का, यानी सॉफ्टवेयर एक होता है, जैसे कि कोई भी सॉफ्टवेयर यानी एप्लीकेशन है कुछ भी, ठीक है, तो उसका जो सोर्स कोड होता है यानी जिससे वो बना होता है, तो वो सोर्स कोड को यूज़ करना, मॉडिफाई करना यानी इसमें चेंजेस लाना और उसको शेयर करना, उसमें आता है ये OSS। ये मतलब ये अलाउ कर देता है। यानी आप मान लो कोई ऐप है, वो किसी ने बनाया, तो उसका सोर्स कोड है, यानी जिससे वो ऐप बना है, वो कह रहा है कि ठीक है आप इसको यूजर क्रिएट करो, इसको मॉडिफाई करो, में चेंजेस करो, जिससे कि ऐप की परफॉर्मेंस है वो और अच्छी हो जाए, और आप शेयर करते हो इस कोड को, जिससे कि आप एक साथ कोलैबोरेट करके और इस ऐप को अच्छा बना सको। यानी इसको बोलेंगे OSS, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो जैसे कि विंडोज़ या MS ऑफिस, ये जो होते हैं ये आते हैं प्रायोरिटी सॉफ्टवेयर में। देखो इसमें लिखा है प्रायोरिटी सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं, विंडोज़ और MS ऑफिस, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिसमें आप अपना चेंज नहीं कर सकते, ना इसको शेयर कर सकते। ऐसा नहीं कल को आपने मान लो कोई MS ऑफिस अपना ऐप खोला, फिर MS एक्सेल खोला और उसमें आप एप्लीकेशन के अंदर चेंजेस करने लगे या अपना कोड लगाने लग गए, तो आप वो नहीं कर सकते। कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लाइसेंस्ड होते हैं, स्ट्रिक्ट लॉ फॉलो करते हैं, यानी आप उनके कोड में कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, एंड ऑफन पे फॉर इट, यानी अगर आपको चेंजेस करते हो तो मे बी आपको कुछ फाइन वगैरह लग जाए। तो ये प्रायोरिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, इनमें ऐसा कुछ भी चेंजेस नहीं होते, और जिनमें चेंजेस होते हैं सोर्स कोड में उसको हम OSS बोलते हैं। कैटेगरीज की बात करें तो देखो क्लोज और प्रायोरिटी सॉफ्टवेयर वही सॉफ्टवेयर है जो कि कंपनी अब एक इंडिविजुअल ओन करता है, यूजर की देख नहीं सकता ना कि, और ना ही मॉडिफाई कर सकते इनके सोर्स कोड को, यानी एक लाइसेंस फी लगती है इनको यूज़ करने के लिए। एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, MS ऑफिस, एडोब फोटोशॉप। OSS की बात करें तो वही आप इनको यूज़ कर सकते हो, इनके सोर्स कोड को किसी को दे सकते हो, कोलैबोरेट कर सकते हो, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है लिनक्स, मोजिला फायरफॉक्स,
लिब्रे ऑफिस यानी लिनक्स जैसे एक सॉफ्टवेयर है, तो आप इसके सोर्स कोड को आराम से चेंजेस कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हो। अब फ्रीवेयर क्या है? फ्रीवेयर इज फ्री टू यूज बट सोर्स कोड इज नॉट शेयर। यानी फ्रीवेयर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको यूज़ फ्री में कर सकते हो, बट इनका सोर्स कोड बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होता है। यू कैन यूज इट विदाउट पेइंग, यानी आपको पे एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, आप उसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप उस सॉफ्टवेयर को चेंज नहीं कर सकते और ना ही किसी को सेल कर सकते। तो इसको हम फ्रीवेयर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्काइप, गूगल कोम, एडोब रीडर, तो आप इनके कोड देख सकते हो, बट इनके कोड को सोर्स कोड में शेयर नहीं कर सकते। अगर कुछ टर्म दे रखे होंगे कि इसमें फ्लॉस, मीनिंग, ये सब, तो ये आपको टर्म याद करने पड़ेंगे। देखो, फ्लॉस की बात करें तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इसका मतलब है इट कंबाइंस बोथ फ्री सॉफ्टवेयर एंड ओपन सोर्स आइडियाज, ठीक है। अब आते हैं डिजिटल डिवाइड पे। डिजिटल डिवाइड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है हमारे उसमें, ठीक है। डिजिटल डिवाइड यानी ऐसे लोगों के बीच में टेक्नोलॉजिकल गैप जो कि नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपके पास फ़ोन है, लैपटॉप है, जैसे आप ये वीडियो देख पा रहे हो, किसी के पास फ़ोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, या इंटरनेट अच्छा कनेक्शन नहीं है, वाईफाई नहीं है, या ऐसी चीज़ें नहीं है जो कि होनी चाहिए, जो कि नेसेसरी हैं आज की 2026 में, ठीक है। तो वो चीज़ें नहीं है, तो ये एक तरीके से डिजिटल डिवाइड दिखाता है हमारे इंडिया में। तो इससे क्या होता है? एजुकेशन इफेक्ट होती है, काफ़ी लोग इलेक्शन नहीं देख पाते हैं ना। जॉब इफेक्ट, कम्युनिकेशन, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन काफ़ी इफेक्ट होता है, इससे पता नहीं लग पाती भाई रियल वर्ल्ड में क्या चल रहा है, ठीक है। मेजर फैक्टर्स क्या हैं? इकोनॉमिकल फैक्टर, भाई कुछ के लोग हैं काफ़ी लो इनकम होती है जिससे कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कंप्यूटर, फ़ोन या फिर इंटरनेट एक्सेस को। जोग्राफिकल फैक्टर्स, यानी रूरल और कुछ रिमोट एरियाज होते हैं, जैसे कुछ कुछ ऐसे एरियाज होते हैं या जिनमें ना तो बिल्कुल भी इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, या फिर नेटवर्क कवरेज काफ़ी लो होती है, जिसके वहाँ पे अगर आप लैपटॉप वगैरह चलाओगे तो बिल्कुल काम नहीं करेगा, बिल्कुल नेट नहीं आएगा वहाँ पे। तो एक जियोग्राफिकल फैक्टर भी इसमें आ जाता है। तीसरा आता है आपको एजुकेशनल फैक्टर, जिनकी पास काफ़ी कम एजुकेशन होती है टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, तो उनको पता नहीं होता है कैसे यूज़ करना है, कैसे नहीं करना है, तो ये भी एक डिजिटल डिवाइड के फैक्टर का कारण है। फिर आता है आपका सोशल फैक्टर, जो ओल्डर पीपल होते हैं ना, या फिर कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ होती हैं, तो उनके पास काफ़ी कम अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं इन डिजिटल स्किल को सीखने की। बाकी बात करें हम टेक्नोलॉजिकल फैक्टर की, तो लैक ऑफ डिवाइसेस है ना, सॉफ्टवेयर या फिर इलेक्ट्रिसिटी भी लैक हो सकती है, भाई फ़ोन को चार्ज करना होता है ना, तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है हमारा। तो देखो, गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर भी एक फैक्टर है। कोई डिजिटल इनिशिएटिव नहीं होता, कुछ ऐसा इनिशिएटिव नहीं करते अपनी तरफ से कि फ्री लैपटॉप, फ्री सॉफ्टवेयर ऐसे बेच दें, तो वो इनिशिएटिव नहीं है। और लिमिटेड गवर्नमेंट सपोर्ट है काफ़ी, तो एक ये भी फैक्टर हो सकता है हमारे गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये हो गया आपका पूरा डिजिटल डिवाइड टॉपिक खत्म, और इतने सारे टॉपिक थे, और यहाँ पे होता है आपका चैप्टर नंबर 7 खत्म। आई होप आपको पूरा चैप्टर 7 समझ में आया होगा। पूरा याद करने का, इसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि चैप्टर नंबर 7 से भी अच्छे खासे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। हमारे चैप्टर 1 से लेकर 7 तक पूरे कवर हो चुके हैं फाइनली। एंड अगर कोई भी डाउट आए, मैं वापस बोलता हूँ, कमेंट सेक्शन पूरा खाली है, उसमें आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको पूरा रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, वरना आप मुझे इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।